वेलकम बच्चों। आज हम लोग का नया टॉपिक है लेक्चर नंबर 17 धारा वैद्युत अध्याय 3 यूपी बोर्ड का, जो कि है विभव मापी। आज हम लोग विभव मापी के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। बेटा हेडिंग डालते हैं हम लोग आज विभव मापी। विभव मापी नाम से ही क्लियर है, विभव को नाप सकता है और इसका अंग्रेजी में नाम है पोटेंशियोमीटर। तो आज इस टॉपिक को हम लोग देखने चल रहे हैं बेटा। तो विभव मापी क्या है, क्या काम करता है, किस प्रकार काम करता है और कौन से क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में पूछे जाएंगे, आज हम लोग ये चीज़ पढ़ने चल रहे हैं। तो विभव मापी बेटा हेडिंग डाल दो और हेडिंग डालने के बाद लिखना शुरू करो कॉपी कलम निकाल कर। विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जो किसी सेल के विद्युत वाहक बल, किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए व किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि तुम्हारे पास सेल का विद्युत वाहक बल, विभवांतर, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, यानी कि दो सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात निकालना और किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना, ये चार चीज़ों को ये विभव मापी कर सकता है। ठीक है ना। विभव मापी शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात जब विभव मापी किसी उपकरण में लगाया जाता है और विभव मापी से कोई चीज़ नापी जाती है, तब परिपथ में धारा का कोई मान नहीं होता है। यानी कि ये शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर काम करता है। इस कारण से विभव मापी जब किसी विभवांतर या विद्युत वाहक बल को नापता है तो यह कोई धारा स्वयं में नहीं लेता है। इस कारण से विभव मापी को आदर्श वोल्ट मीटर भी कहा जाता है। तो आज हम लोग इस चीज़ को बढ़िया से पढ़ने चल रहे हैं। तो हेडिंग डालो बेटा, विभव मापी का सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है, लिखना शुरू करते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो लिखो बेटा, यदि किसी तार में नियत धारा को प्रवाहित किया जाए, तब किसी तार के दो बिंदुओं के बीच होने वाला विभव पतन उस दो बिंदुओं के बीच की लंबाई, उन दो बिंदुओं के बीच की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि विभव मापी का सिद्धांत क्या है कि जब कोई तार है, इसमें धारा नियत धारा I का प्रवाह हो रहा है, तो इसके अगर दो बिंदुओं के बीच में वोल्टेज का जो ड्रॉप हो रहा है, विभव पतन हो रहा है, यानी विभवांतर हो रहा है, अगर वो V है और इस लेंथ की लंबाई, इस दो बिंदुओं के बीच की लंबाई L है, तो V अनुक्रमानुपाती हो जाएगा L के। ठीक है ना। तो अर्थात तुम लिखोगे V अनुक्रमानुपाती L के। तो V बराबर क्या हो जाएगा, एक नियतांक जुड़ेगा, KL हो जाएगा। ठीक, तो K बराबर क्या हो जाएगा, V बटा L। तो यहाँ लिखोगे जहाँ K एक नियतांक है जिसे विभव प्रवणता क्या कहते हैं, देखो वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। तो वोल्टेज पर यूनिट लेंथ यानी कि एकांक लंबाई पर होने वाला विभव पतन है ना, या वोल्टेज प्रवणता कहते हैं। ठीक, तो यह चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है कि यह विभव प्रवणता है या वोल्टेज प्रवणता है। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा, K का मात्रक अगर कोई पूछे तो ये K का जो मात्रक होगा, ये जनरली ये वोल्ट प्रति मीटर में होगा,
लेकिन कहीं कहीं ये तार की जो लंबाई होती है वो सेंटीमीटर में होता है, तो ये वोल्ट प्रति सेंटीमीटर में भी दिया रहेगा, ठीक है ना। तो वोल्ट प्रति मीटर का मतलब 1 मीटर की लंबाई पर कितना वोल्टेज आ रहा है, 1 सेंटीमीटर की लंबाई पर कितना वोल्टेज आ रहा है। तो इस तरह से V बराबर K/L होता है, ठीक। इसकी ज़रूरत हमको आगे पढ़ने वाली है। तो विभवमापी है क्या, किस तरह से इसकी संरचना होती है, इन चीज़ों को हम लोग देखने चल रहे हैं। तो अब हम लोग सिद्धांत पर आ गए, अब इसकी हम लोग रचना पर आएंगे। रचना क्या होती है तुरंत देखते हैं। तो विभवमापी में बेटा एक लंबा तार होता है, इस तार को हम लोग कहते हैं AB। क्या कहते हैं, AB। यही जिस क्रम में हम फिगर बनाए इसी क्रम में आपको भी फिगर बनाना है, क्रम को बदलना नहीं है। अगर हमने पहले तार खींचा है तो पहले तार ही बनाओ। तो ये तार AB होती है, यह कांस्टेंटन या मैग्नीन का बना हुआ एक तार होता है जिसकी लंबाई कम से कम 4 मीटर होती है और 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, 10 हो सकती है, 12, 14, 16, 18, मतलब कि 2-2 मीटर ही प्लस होके हो सकता है। क्यों ऐसा होता है अभी आगे बताएंगे। तो ये एक परिपथ होता है, एक लकड़ी का बोर्ड होता है, उस पर ही ये तार 2 पत्तियों के बीच में खिंचा होता है। अब इसमें इसके तो मीटर सेतु में देखो कई चीज़ें थी, एल शेप की पत्ती थी, बीच में था। यहाँ केवल पूरे उपकरण में एक ही चीज़ होती, तार। ये इस पूरे तार पर ही वोल्टेज को वो ड्रॉप कराया जाता है, वोल्टेज को विभव का पतन कराया जाता है। तो इसमें एक प्राथमिक सर्किट, बाकी सब चीज़ें बाद तुम्हें लैब में केवल एक तार का वो मिलेगा, एक बोर्ड, वही विभवमापी है। बाकी सब चीज़ें बाहर से तुम जोड़ोगे, वो उपकरण का हिस्सा है। तो इस तार में अगर हमें धारा का प्रवाह करना है तो एक हम क्या करेंगे, यहाँ से बैटरी लगा देंगे। इस बैटरी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी बैटरी या ड्राइवर सेल, ठीक है ना। ऑक्सिलरी बैटरी या ड्राइवर सेल कहते हैं। ये बैटरी, इस बैटरी का नाम हम लोग देते हैं B1। यहाँ से एक हम लोग धारा नियंत्रक लगाते हैं, इसको बोलते हैं रियोस्टेट या धारा नियंत्रक। ये धारा नियंत्रक है, इसका यूज करते हैं। इस पूरे परिपथ से हम क्या करते हैं, एक बैटरी लगाकर इसमें एक धारा का प्रवाह करवाते हैं। नियत धारा का जो प्रवाह हम लोग कह रहे थे, वो नियत धारा का प्रवाह इसमें करवा रहे हैं, ठीक। तो नियत धारा का प्रवाह अगर हम लोग करवा रहे हैं यहाँ पर, तो ध्यान देना, इस पूरे सर्किट को हम बोलते हैं प्राथमिक परिपथ। प्राथमिक परिपथ यानी कि जो परिपथ विभवमापी का तार को अपने में रखता है और इसमें धारा का प्रवाह करवाता है, वह पूरा परिपथ क्या कहलाता है, प्राथमिक परिपथ। ये हमारा प्राथमिक परिपथ है, यही विभवमापी की रचना है, ठीक है ना। तो विभवमापी की रचना में अगर तुम लोग लिखना चाहो तो हेडिंग डालो रचना, कंस्ट्रक्शन। और एक चीज़ देखो, इस तार की लंबाई को मापने के लिए यहाँ पर एक मीटर की स्केल भी लगी होती है लकड़ी की। ये ठीक वैसे ही रहती है जैसे कि ये मीटर सेतु में होती है। तो यहाँ पर इस पे पैमाने बने होते हैं इस तरह से। ये ठीक, ये तुम लोग को मालूम है क्या होता है, मीटर सेतु में इस चीज़ को हम लोगों ने देखा है। अब देखते हैं किस प्रकार से ये आगे काम करता है। जिस सेल का विद्युत वाहक बल निकालना होता है उसको यहाँ जोड़ते हैं। ये इसका विद्युत वाहक बल निकालता है, यहाँ पे एक धारा मापी जोड़ते हैं और इसके आगे एक जॉकी जोड़ते हैं। और जॉकी जो होती है इस पूरे तार पे सरकाने के लिए स्वतंत्र होती है, ठीक। यही हमारा मीटर सेतु का उपकरण है, ठीक। तो किस प्रकार से इसको हम लोग देखेंगे, अब हम क्लियर करेंगे। तो
विभवमापी का कंस्ट्रक्शन लिखना शुरू करते हैं। यह इस उपकरण में, ये लिखो बेटा, इस उपकरण में एक कांस्टेंटन या मैग्नीन का बना हुआ 4 से 16 मीटर लंबा एक तार होता है जो एक लकड़ी के आयताकार बोर्ड पर 2 पत्तियों ए और बी के बीच खिंचा होता है। इस तार में धारा प्रवाह के लिए एक उच्च विद्युत वाहक बल की बैटरी B1 व एक धारा नियंत्रक श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। देखो, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। जिस सेल का विद्युत वाहक बल निकालना होता है, जिस सेल का विद्युत वाहक बल निकालना होता है, उसे बिंदु ए से एक धारा मापी और एक जॉकी के साथ श्रेणी क्रम में चित्रानुसार जोड़ देते हैं, चित्रानुसार जोड़ देते हैं। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है, लिखते चलो बेटा, यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बैटरी B1 और सेल दोनों के समान टर्मिनल बिंदु A से जुड़े हों। दोनों के समान टर्मिनल का मतलब बेटा समझ लो, अगर इसका धन यहाँ जोड़ रहे हो तो इसका भी धन जोड़ना। इसका अगर इस बैटरी उल्टी कर दोगे तब भी इसमें धारा इधर से चलेगी, तब यहाँ ऋण जोड़ोगे तो यहाँ भी ऋण जोड़ोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर विभव मापी में एक का धन जोड़ दोगे, एक का ऋण जोड़ दोगे उल्टा करके, तब ये काम नहीं करेगा, ये कभी भी शून्य विक्षेप नहीं देगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर बैटरी का धन जोड़ो तो सेल का भी धन जोड़ो। इसी सेल के विद्युत वाहक बल की हमें गणना करनी है। विद्युत वाहक बल क्या होता है? कोई भी सेल जितना उच्चतम विभवांतर अपने टर्मिनलों के बीच में पैदा करती है, धन और ऋण के बीच में, वही हमारा सेल का विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है ना? यानी कि सेल द्वारा उत्पन्न मैक्सिमम वोल्टेज है ना, उच्चतम विभवांतर ही विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो इस चीज़ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अब। तो ये बेटा ध्यान रखना, अगली चीज़ हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ये तो हमारा हो गया। ठीक है ना? आगे उसी में लिख लो, जॉकी को पूरे तार ए बी पर सरकाया जा सकता है। ठीक, तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखा। तो अब अगर तुम कहोगे कि V जो प्रोपोर्शनल होता है वो यल के होता है, इसका मतलब है कि जो यहाँ से विभवांतर हमने लगाया वो इस पूरे तार AB पर बराबर बराबर बट गया। जो विभवांतर हमने AB के बीच में लगाया यहाँ बैटरी के द्वारा, वो पूरे तार पर बट गया। अब यहाँ एक सेल है, इस सेल का विद्युत वाहक बल हमको निकालना है। ध्यान दो, जब यह पूरा वोल्टेज बटा होता है तो यहाँ पर वोल्टेज क्या होता है, लेंथ पर बराबर बराबर बटा होता है। अगर इस पूरे तार का एकांक लंबाई का वोल्टेज हमको निकाल लेना पड़े
मान लेते हैं तार AB के बीच का वोल्टेज VAB है। देखो इधर बेटा ध्यान देना। और इस पूरे तार की लंबाई मान लेते हैं कैपिटल L है। तार AB के बीच जो वोल्टेज, यहाँ से वोल्टेज दिया गया, मान लेते जो वोल्टेज दिया गया कुछ इसमें ड्रॉप हो जाएगा। जो बचा हुआ मान लेते हैं 50 वोल्ट है, यहाँ 10 वोल्ट ड्रॉप हो गया तो यहाँ 40 वोल्ट आएगा। ठीक, क्योंकि वोल्टेज जो होता है वो श्रेणी क्रम में बढ़ते हुए चलता है, तो यहाँ पर भी वोल्टेज बटेगा, इसमें भी वोल्टेज बटेगा। तो मान लेते हैं कि AB के बीच में जो वोल्टेज पहुँचा बैटरी का वो VAB है और इस पूरे तार की लंबाई L है। तो ये K क्या हो जाएगा? K हो जाएगा VAB/L। इसको विभव प्रवणता या वोल्टेज ग्रेडियंट कहते हैं। अब देखो इस सेल को जब यहाँ जोड़ दोगे, अब ध्यान दो, ये जब जॉकी को मान लेते हैं इस पॉइंट पर टच करा दिए, मान लेते हैं ये पॉइंट P है मान लेते हैं, तो इस सेल के बीच में केवल तार A से लेकर P तक का वोल्टेज काम किया। इस सेल, अब देखो ये परिपथ इस प्रकार से हो गया, ये A हो गया, जॉकी जुड़ गई P, और ये हो गया सेल जिसका विद्युत वाहक बल यानी वोल्टेज E है, यहाँ धारा मापी है और ऐसे जुड़ा है। यह परिपथ इस प्रकार हो गया। इस परिपथ को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक परिपथ। क्या बोलते हैं? द्वितीयक परिपथ। तो अब देखो, अब इस सेल, अब ये धारा मापी जो है वो विक्षेप देता है। अब ये धारा मापी पर दो वोल्टेज काम कर रहे हैं, एक ये विद्युत वाहक बल E और A से P के बीच का वोल्टेज। तो यहाँ VAP काम कर रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज है वो V से A और B के बीच का है, लेकिन इस परिपथ में केवल A से P तक का अब वोल्टेज, ये पूरा वोल्टेज का एक हिस्सा इस पर बटा हुआ है। मान लेते हैं यहाँ 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट ऐसे बटा हुआ है। तो लगातार जब ये वोल्टेज बटा हुआ है तो A और P के बीच का जो वोल्टेज है वो, और सेल का जो वोल्टेज है E, ये इस धारा मापी पर काम कर रहा है। तो चलो ये A और P के बीच का जो वोल्टेज है वो इस तरह से काम करेगा। एक ये VAP ऐसे मान लेते हैं, ये VAP हो गया और ये क्या हो गया? E हो गया। ध्यान देना बेटा, E हो गया। और ये क्या हो गया? धारा मापी और ऐसे जुड़ा हुआ है। ये AP के बीच का जो तार है ये एक विभव स्रोत का काम कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर विभवांतर लगा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्या काम करेगा। तो VAP यहाँ लगा हुआ है, AP के बीच का वोल्टेज, भाई इसके बीच में वोल्टेज है तो यह विभवांतर इस पर काम कर रहा है। अब ये E है, ये VAP। अब अगर ध्यान दो तो यह धारा का प्रवाह इधर कराने का प्रयास करेगा और ये AP धारा प्रवाह इधर कराने का प्रयास करेगा। यानी कि यह दोनों वोल्टेज यहाँ पर एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। ये दोनों वोल्टेज एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। अब ध्यान दो, अब इसमें से जो ज़्यादा होगा वही धारा का प्रवाह कराएगा। अगर ये ज़्यादा होगा, E कम होगा, तो धारा का प्रवाह इस तरह से होगा। मान लेते हैं यहाँ VAP ज़्यादा है और ये कम है, तो ये इस वोल्टेज में से ये वोल्टेज घटेगा और ये धारा का प्रवाह ऐसे कराएगा। अब इस स्थिति में जब करंट ऐसे जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, तो गैल्वेनोमीटर का देखो पॉइंटर ऐसे 0 पे रहता है शुरुआत में, लेकिन जब धारा इधर जाएगी तो ये ऐसे घूम जाएगा। इसी तरह से अगर मान लेते हैं जॉकी को हम और इधर सरकाए और यह VAP जो होगा हमारा, यहाँ VAP देखो ज़्यादा है, यहाँ VAP क्या है? ज़्यादा है E से, तो इसलिए ये हावी हो गया, इधर धारा मापी चल गया। अब अगर यही VAP और अंदर आ गई, P यहाँ आ गया मान लेते, तो VAP अगर कम हो गया और E ज़्यादा हो गया तब E हावी हो जाएगी और तब ये धारा का प्रवाह कराएगी और तब गैल्वेनोमीटर इधर हो जाएगा। यानी कि जब A और P के बीच का विभवांतर ज़्यादा रहेगा E से, तब एक साइड में विक्षेप होगा, और जब E ज़्यादा रहेगा VAP से, इस साइड में होगा। लेकिन कोई एक ऐसी स्थिति भी आएगी जब A और P के बीच का विभवांतर इस विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाए, और जब ये दोनों वोल्टेज बराबर हो जाएंगे, यहाँ पे VAP जो है वो कम था E से, एक ऐसी स्थिति आएगी जब क्या हो, यह जो VAP यानी A और P के बीच का विभवांतर है
अगर यह ई के बराबर आ जाए तब क्या होगा? अगर ये ई है VAP, अगर ये बराबर हो गए तब क्या होगा? तब तो टोटल जो विभव होगा वो शून्य हो जाएगा, और टोटल विभव शून्य हो जाएगा यानी विभवांतर शून्य हो जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर में धारा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। और तब गैल्वेनोमीटर कैसे हो जाएगा? ऐसे 0 पे। यानी कि ये पूरा उपकरण जो होता है वो एक चीज़ को बता रहा है। क्या बता रहा है? जब जॉकी को सरकाओगे, अगर इस धारामापी में विक्षेप बाएं हो या दाएं हो, इस स्थिति में तुम यह मान लोगे कि यह शून्य विक्षेप नहीं दे रहा है, VAP और E आपस में बराबर नहीं है। लेकिन अगर किसी भी बिंदु पर ऐसे जॉकी स्लाइड कराते जाओ, कहीं पर भी अगर धारामापी ऐसा दे दे, अगर इस तरह का विक्षेप दे दे, यानी शून्य विक्षेप दे दे, ना तो वो दाएं जाए 0 के, ना तो बाएं जाए, 0 पे टिक जाए, तो वह बिंदु मान लेना कि वह एक ऐसा बिंदु है जिस पर A और बिंदु P के बीच का जो तार का विभवांतर है, यानी कि तार में होने वाला विभव पतन है, वह और E आपस में बराबर है। ठीक, तो यही विभव मापी का सिद्धांत है। इसी प्रकार से हम E को निकाल सकते हैं। ठीक, जिस बिंदु P पर धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाता है उसको बोला जाता है शून्य विक्षेप बिंदु। इस बिंदु को क्या कहा जाएगा? शून्य विक्षेप बिंदु। कब? किसी विभव मापी पर वह बिंदु जहाँ पर जॉकी को स्पर्श कराने पर विभव धारामापी में विक्षेप शून्य हो, वह शून्य विक्षेप बिंदु 0 डिफ्लेक्शन पॉइंट या नल पॉइंट कहलाता है। शून्य विक्षेप की स्थिति में तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? V बराबर E बराबर VAP, है ना। तो शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या प्राप्त होता है? शून्य विक्षेप की स्थिति में हमको एक रिजल्ट प्राप्त होता है। शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या प्राप्त होता है? हमको प्राप्त होता है E बराबर क्या होगा? संतुलन लंबाई। देखो यहाँ पर शून्य विक्षेप बिंदु मिला, तो शून्य विक्षेप बिंदु का जो तार की लंबाई होगी, वह तार की लंबाई का जो वोल्टेज होगा वही E के बराबर होगा, यानी कि संतुलन लंबाई में विभव पतन। तो E बराबर संतुलन लंबाई में विभव पतन के बराबर होगा। कब? जब यह शून्य विक्षेप देगा तब। अब बताओ, इस पूरी तार पर एकांक लंबाई पर वोल्टेज कितना है? K है। एकांक लंबाई यानी कि 1 मीटर लंबाई पर जो होने वाला विभव पतन है वो है VK। अब अगर तुमसे कहा जाए कि यहाँ पे लंबाई L आ गई है, अगर संतुलन लंबाई क्या आ गई है? L, तो बताओ एकांक लंबाई का वोल्टेज है K, तो L लंबाई का वोल्टेज कितना हो जाएगा? K इंटू L हो जाएगा। तो इस फार्मूले को लगाकर देखो, K हमको इस तार का पता है, तो L लंबाई का, भाई पूरे तार का वोल्टेज पता था, तो एकांक लंबाई का 1 मीटर लंबाई का वोल्टेज पता लग गया। अब मान लेते हैं ये आ गया तुम्हारा 1.5 मीटर, तो 1 मीटर लंबाई का वोल्टेज पता है, तो 1.5 मीटर लंबाई का कैसे निकले वो? 1 मीटर लंबाई का वोल्टेज गुणे संतुलन लंबाई, दोनों गुणा कर दो। गुणा करने के बाद क्या करो? E के बराबर हो जाएगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा? K इंटू L हो जाएगा। तो इस तरह से तुम संतुलन लंबाई को प्राप्त करके उसका गुणा विभव प्रवणता से करके हम लोग इस विद्युत वाहक बल की गणना कर सकते हैं। सिद्धांत क्या है कि जब शून्य विक्षेप धारामापी में प्राप्त होगा, तब संतुलन बिंदु की जो संतुलन बिंदु P की जो A से दूरी होगी, यह संतुलन लंबाई होगा। इस संतुलन लंबाई का वोल्टेज E के बराबर होगा। तो संतुलन लंबाई का वोल्टेज निकाल लो और क्या कर लो? K से गुणा कर दो। K कैसे प्राप्त होगा? K इस प्राथमिक परिपथ से प्राप्त होगा। अगर मान लेते हैं धारा नियंत्रक ना लगा होता, तो जो पूरी बैटरी का वोल्टेज होता पूरा यहाँ लगा होता, इसको तार की लंबाई से भाग देते, तार की लंबाई से भाग दे दो, K पता लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग संतुलन लंबाई को निकालकर उसका गुणा विभव प्रवणता से करके उस अज्ञात शेल का विद्युत वाहक बल की गणना कर सकते हैं।
अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग इसी विद्युत वाहक बलों की तुलना करेंगे विभवमापी के द्वारा। ये है 3 नंबर का प्रश्न। ठीक है, तो आज इसमें तुम थोड़ा सा लिख भी लो, थोड़ा शुरुआत करो, लिख लो। एक हेडिंग डाल दो, सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। लिखो, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए सेल को चित्रानुसार विभवमापी के परिपथ में जोड़ देते हैं। इसके बाद तार की विभव प्रवणता, तार की विभव प्रवणता के बराबर VAB/L से ज्ञात कर लेते हैं, इसके बाद जॉकी को बिंदु A से B तक के बीच में सरकाते हैं तथा शून्य विक्षेप की स्थिति को प्राप्त करते हैं। यदि शून्य विक्षेप की स्थिति में संतुलन लंबाई अर्थात शून्य विक्षेप बिंदु की बिंदु A से दूरी L हो, तब इस स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर संतुलन लंबाई में विभव पतन अर्थात E बराबर K/L। ठीक है ना। नीचे लिखो, इस सूत्र का उपयोग करके हम लोग अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल का गणना कर सकते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले लेक्चर में हम 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करेंगे, वो होगा आपका लेक्चर नंबर 18। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। इस पूरी चीज़ को नोट्स बनाकर बढ़िया से आप लोग लिखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।